नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राकेश चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। तो साथियों, आज अपने भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास की, तो हमने मौर्य वंश बखूबी भली भांति कर लिया था साथियों। आज अपने उसी से जुड़ता हुआ एक और कड़ी, उसी के समान वैभवशाली वंश अगर मैं बात करूं तो गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम पृष्ठ है जिसको बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि उस समय उस एज के अंदर भी भारतीय जो संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार चारों दिशाओं के अंदर हुआ था साथियों। अगर मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज, स्वर्णिम एज, गोल्डन एज, क्लासिकल पीरियड कहा जाता है साथियों। गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं अपने यार। गुप्त साम्राज्य को के एम मुंशी ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के.एम. मुंशी ने कहा है। इसी को भारतीय इतिहास का एक क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। अब बात करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। तो देखिए, कोई भी वंश हो, उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में तथ्य, अपने को जानकारी कहां से मिलती है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो तथ्य, फैक्ट पर निर्भर करता है। तो अपने बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी कहां से मिलती है। तो साथियों, इसके जो जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत साथियों प्रयाग प्रशस्ति है। तो साथियों, प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा अपने जब अशोक के स्तंभलेख पढ़ रहे थे तो शायद इसकी चर्चा उन्होंने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसका निर्माण तो करवाया था सम्राट अशोक ने, लेकिन इस पर जो सर्वाधिक लेख उत्कीर्ण है, लिखा गया है, वो एक गुप्त शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसके सर्वाधिक लेख उत्कीर्ण है साथियों। इस पर अगर मैं आगे बात करूं इस प्रयाग प्रशस्ति की, तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य को जानने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इससे अपने को गुप्त साम्राज्य की भली भांति जानकारी मिलती है कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार राजा जनता पर शासन करता था, और आसपास के जो राजनीतिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है जानकारी का, वो है साथियों विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा साथियों, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो तो अपने को जानकारी देती है मौर्य वंश की, जबकि विशाख दत्त ने एक पुस्तक और लिखी है साथियों, जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। विशाख दत्त की यह पुस्तक है जिससे अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे अगर बात करूं तो कुमारगुप्त का एक अभिलेख है, विडसर अभिलेख। कुमारगुप्त का जो विडसर अभिलेख है, उससे भी अपने को गुप्त शासन की जानकारी प्राप्त होती है। आगे मैं बात करूं इसी का पुत्र सकंदगुप्त का एक लेख है भीतरी स्तंभलेख। इससे भी अपने को जो गुप्त साम्राज्य है उसकी भली भांति जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं उस समय भी बौद्ध धर्म प्रचलन में था, लेकिन इसको अपनी गोल्डन एज क्यों कहते हैं? तो इसको गोल्डन एज इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि उस समय जो भारतीय हिंदू धर्म था,
भारतीय साहित्य था, कला थी, विज्ञान था, इसका बहुत अत्यधिक विकास हुआ। इसलिए इस गुप्त साम्राज्य के जो शासनकाल है उसको स्वर्ण युग, क्लासिकल युग, गोल्डन एज कहा जाता है। तो इसके जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे, प्रयाग प्रशस्ति, विशाखदत्त का देवी चंद्र गुप्तम और कुमार गुप्त का विरसर अभिलेख और सकंद गुप्त का भीतरी स्तंभलेख। एक और इससे जानकारी मिलती है वो है प्रभावती। प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड। इस गुप्त साम्राज्य के अंदर दो चंद्रगुप्त आएंगे साथियों, दो चंद्रगुप्त आएंगे, एक चंद्रगुप्त फर्स्ट, एक चंद्रगुप्त सेकंड, उसकी अपनी चर्चा करने वाली है। तो ये जो प्रभावती है, ये जो प्रभावती है, ये साथियों चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसने पुन्ना ताम्रपत्र लिखवाया था। इस पुन्ना ताम्रपत्र से भी अपने को गुप्त साम्राज्य के बारे में भली भांति जानकारी मिलती है। और उस समय जो चीनी विद्वान थे वो बौद्ध धर्म को जानने के बड़े ही उत्सुक थे। तो इस उत्सुकता ने उन्हें भारत में ला दिया और इसी कड़ी में फहियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। फहियान बौद्ध विद्वान था जो भारत के अंदर आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो फहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत आया था। शासन कब से कब तक आया था साथियों, तो 399 ईस्वी से ईसा पूर्व नहीं है, 399 ईस्वी से लगभग 415 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा था और इसने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का बड़ा ही सुंदर विवरण प्रस्तुत किया। तो इसकी एक पुस्तक है इसके पुस्तक का नाम है फहियान। अब एक और चीनी यात्री है इत्सिंग लगभग 6वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था साथियों। ये भी इस गुप्त साम्राज्य की भली भांति अपने को जानकारी प्रस्तुत करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है फहियान और हेनच्वांग के अंदर। हेनच्वांग आगे आएगा, हर्षवर्धन पढ़ेंगे, इसके बाद उसी को पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल, उसके अंदर हेनच्वांग या हेनच्वांग आता है। तो ये कुछ जानकारी के स्रोत थे कि अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी कहां से मिलती है। तो साथियों ये कुछ फैक्ट थे जिनकी अपनों ने चर्चा कर ली, इनसे अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं बात करूं, देखो कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी शासक हो, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो कहां से आया है या उसका इतिहास क्या है, वो पहले क्या था, किसके नीचे कार्य करता था। तो साथियों अब उसी की चर्चा करने वाले हैं अपने। तो अब मैं बात करता हूं गुप्त वंश था, इनकी जाति क्या थी, क्या थी। जिस प्रकार उन्होंने मौर्यों की जाति का पता लगाया था कि क्या था, यूनानी लेखक इनको क्षत्रिय कहते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो इनको शूद्र कहा करते थे। तो इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनकी जातियों को लेकर बड़ा ही विवाद है। तो 3-4 नाम है वो याद करने ही पड़ेंगे। हम मैं बात करूं तो जातियां 4 ही थी, पता है आपको कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 जातियां थी। इन 4 जातियों में से ही किसी एक जाति के ये गुप्त जो शासक थे वो थे। अब देखो इसको जो गुप्त शासक है इनको ब्राह्मण किसने कहा था, तो एक बड़ा ही नाम है, बड़ा नाम हेमचंद्र राय चौधरी। जो हेमचंद्र राय चौधरी थे
उन्होंने कहा है कि जो गुप्त शासक है, ये जो गुप्त वंश है, उनकी जाति ब्राह्मण थी। अब बात करता हूं क्षत्रियों की। तो दो बड़े नाम, एक का डॉक्टर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बड़ा नाम है। अगर तो दूसरा जो बात करूं तो आर.सी. मजूमदार, बहुत बड़ा नाम है ये आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। तो हीरानंद ओझा और रमेश चंद्र मजूमदार थे, उन्होंने जो गुप्त शासक है उनको क्षत्रिय कहा है साथियों। अब मैं बात करता हूं शूद्र की। तो एक नाम मिलता है आरपी जायसवाल इनको शूद्र बताते हैं कि जो गुप्त शासक थे वो शूद्र थे। अब मैं बात करता हूं वैश्य। तो एक बहुत बड़ा नाम है रोमिला थापर, बहुत बड़े विद्वान थी ये रोमिला थापर। भारतीय इतिहास को एक अपनी नई दृष्टि से लिखा है उन्होंने। तो रोमिला थापर का कहना है कि जो गुप्त शासक है वो वैश्य थे। तो साथियों ये कुछ फैक्ट है, इनको ध्यान से देख लेना। ब्राह्मण हेमचंद राय चौधरी ने कहा है, क्षत्रिय डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा है, शूद्र आरपी जायसवाल ने कहा है और वैश्य रोमिला थापर ने कहा है। तो ये कुछ जाति को लेकर विवाद था जिनकी अब उन्होंने चर्चा कर ली। अब चर्चा रहती है कि ये कहां से आए थे, इनका मूल स्थान क्या है। तो देखिए साथियों, जो गुप्त शासक थे तो जो डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जी हैं, वो कहते हैं कि ये जो गुप्त शासक है, इनका जो निवास स्थान है, इन्होंने बताया है कि ये जो गुप्त शासक है वो कहां के थे, वो थे साहब पंजाब के। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार गुप्त शासक प्रारंभ में कहां से थे, पंजाब से थे। इनका निवास स्थान पंजाब बताया है साथियों। अगर मैं बात करता हूं एक चीनी लेखक इत्सिंग कहता है कि इनका जो निवास स्थान है वो मगध था। यानी इन्होंने जो साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया उसका मूल केंद्र मगध था और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार पंजाब था। दो पुराण हैं, एक का नाम है वायु पुराण और एक विष्णु पुराण। वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार तो इनका जो निवास स्थान था जहां से इन्होंने अपने सत्ता को चलाया था, तो तीन बड़े नाम मिलते हैं। कौन कौन से? मगध, नंबर 2 साकेत, नंबर 3 पर्याप्त। वायु पुराण या विष्णु पुराण के अनुसार जो गुप्त शासक थे उन्होंने मगध, साकेत और प्रयाग को अपना केंद्र बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था साथियों। तो ये कुछ फैक्ट थे कि गुप्त साम्राज्य की जाति क्या थी, इन शासकों की जाति क्या थी, गुप्त जो पीरियड था उसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इनका निवास स्थान या केंद्र स्थान कौन सा था। तो इनके उन्होंने एक विस्तार से चर्चा कर। अब आगे चलते हैं, गुप्त साम्राज्य जो थे, उल्लेख मिलता है कि गुप्त राजा बनने से पहले, अर्थात मैं यूं कहूं कि गुप्त साम्राज्य भारतीय राजनीति में आने से पहले ये जो कुषाण थे उनके क्या थे? सामंत थे, उनके नीचे कार्य करते थे। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ये सर्वमान्य
मत है साथियों। अब थोड़ा सा पीछे चलो, मैंने मौर्य वंश करवाया था, तब आपको एक बात कही थी कि मौर्य वंश ने लगभग पूरे भारत के अंदर केंद्रीकरण की स्थिति डाल दी, अर्थात पूरे के पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, पूरे भारत पर उनका ही अधिकार था। परंतु जब मौर्य वंश का पतन हुआ, उसके बाद में भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति आ गई थी दोस्तों, विकेंद्रीकरण की, अर्थात भारत छोटे छोटे कई टुकड़ों में बट गया था। अनेक विदेशी जातियां आ गई, यूनानी जातियां आ गई। मैं बात करूं शक, कुषाण, सतवाहन, वाकाटक, नाग, लिच्छवी, अनेक जातियां थी जिन्होंने अपने अपने साम्राज्य में ही अपने साम्राज्य, या मैं कहूं एक क्षेत्र विशेष में ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। परंतु दो जातियां, एक कुषाण और एक सातवाहन, इन्होंने कुछ हद तक भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया, परंतु ये एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह गए। अगर मैं बात करूं कुषाणों की, तो कुषाणों का जो राज्य था, जो केंद्र था, वो सिर्फ उत्तर भारत के अंदर ही रहा था। अगर वही मैं बात करूं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था वो सिर्फ दक्षिणी भारत के अंदर ही रहा था। बाकी अन्य छोटी छोटी कई जातियां अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। तो समय की थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति देख लेती हैं साथियों कि कौन सा वंश कहां पे राज कर रहा था। अगर मैं बात करूं ये भारत का मोस्टली एरिया हो गया, इधर पड़ता है अपना अरब सागर, सभी जानते हो। नीचे पड़ता है अपना हिंद महासागर, इधर वे ऑफ बंगाल की खाड़ी पड़ती है, जो उत्तरी भारत था उसमें एक राजवंश राज कर रहा था, उसका नाम है कुषाण उत्तरी भारत में राज कर रहे थे। बात करूं मैं दक्षिणी भारत की, तो यहाँ पे एक वंश है सातवाहन वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। यहाँ पे गुजरात और दक्कन का एरिया है, यहाँ पे एक राजवंश राज कर रहा था, वाकाटक वंश। और इधर जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में जो जंगली क्षेत्र था, यहाँ पर एक जाति थी आठवीं जाति, जो यहाँ पे अपना साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार कर रही थी। अब देखो दोस्तों, ऊपर इस प्रकार से एक भारत के अंदर एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। कौन साथियों? तो ये है अपना हिमालय। तो देखो, भारत लगभग चारों ओर से सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। ऊपर हिमालय, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर। उस समय जो विदेशी थे, उनको समुद्र द्वारा जो भारत का जो रास्ता है वो नहीं मालूम था। ये तो आगे वास्को डी गामा ने खोज की थी, 1400 ईस्वी के अंदर खोज की थी। तो ऊपर से हिमालय आ गया, इधर से भी कोई आक्रमण नहीं हो सकता, भाग रहा ये। भारत के अंदर जितने भी आक्रमण हुए, ये एक मैदानी एरिया है। पाकिस्तान वर्तमान, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इस तरह होते हुए तो जितने भी आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत के अंदर इस लोकेशन से ही आक्रमण अटैक किया था। तो यहाँ पे एक जाति थी शक। ये जो शक जाति थी, ये बड़ी ही खूंखार जाति थी। ये क्या करती थी? धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करती थी कि अगर इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता तो धीरे से आगे बढ़ जाती, फिर थोड़ा सा इस प्रकार। आप जितने भी भारत के अंदर आक्रमण देखते हो,
जितने भी भारत के अंदर आक्रमण देखते हो वो सारे के सारे इसी दिशा से हुए हैं साथियों, इसी दिशा से हुए हैं। तो आप देखते हो गोरी का आक्रमण, महमूद गजनवी का, नादिर शाह का, तैमूरलंग का, जितने भी आक्रमण देखते हो वो इसी दिशा से हुए हैं। तो ये समय की मोस्टली लोकेशन थी। अब मैं बात करता हूं गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो गुप्त प्रारंभ के अंदर कुषाणों की सामंत थी और गुप्त वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो 275 ईस्वी के अंदर हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी के अंदर श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसको गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है साथियों। अब मैं बात करूं संस्थापक। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी। इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो अपना प्रयाग प्रशस्ति है, स्कंदगुप्त का भी एक अभिलेख मिलता है, बिडसर का अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभलेख, कुमारगुप्त का बिडसर अभिलेख, इस प्रकार से इनकी अपने को जानकारी मिलती है इसके अंदर। तो लेख मिलता है कि श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी के अंदर गुप्त साम्राज्य की नींव डाल दी थी साहब। अब इसके बारे में मुख्य जानकारी तो नहीं मिलती क्योंकि श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी साहब, एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? जो उपाधि थी महाराज की उपाधि थी। इस महाराज की उपाधि से अपने को ज्ञात होता है, पता लगता है कि इस महाराज की उपाधि से अपने को पता लगता है कि यह कोई बड़ा, अर्थात यूं कहूं कि स्वतंत्र शासक नहीं था। इसने एक ही कार्य किया, वो कार्य था इसने बौद्ध धर्म था उसके जो विद्वान थे उनके लिए एक विहार का निर्माण करवाया जिसका नाम है साहब मरग शिखावन। इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए इसने मरग शिखावन का निर्माण करवाया था साहब। बौद्ध भिक्षुओं के लिए मरग शिखावन का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख अपने को कहां से प्राप्त होता है? तो साथियों इसका उल्लेख इति सिंह इसका उल्लेख करता है कि श्रीगुप्त नाम का एक शासक है जिसने मरग शिखावन की स्थापना की बौद्ध भिक्षुओं के लिए और इसके आर्थिक संचालन के लिए इसने 24 गांव इनको दान दे दिए थे। 24 गांव दान दे दिए थे। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी। इसी का आगे पुत्र होता है जिसका नाम है घटोत्कच। ये घटोत्कच महाभारत वाला नहीं है साथियों, ये इस श्रीगुप्त का सुपुत्र है। इसका पुत्र था घटोत्कच। श्रीगुप्त का जो शासनकाल रहा था 375 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक रहा था। वही बात करूं घटोत्कच का शासनकाल 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक रहा था। घटोत्कच का कोई उल्लेख नहीं मिलता खास, बल्कि एक फैक्ट है कि जो प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसकी चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे साथियों। जो प्रभावती थी उसका एक अभिलेख था पुन्ना का ताम्रपत्र अभिलेख। पुन्ना का ताम्रपत्र जो अभिलेख है उसके अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक घटोत्कच था। ये सिर्फ यही कहता है, बाकी जितने भी इतिहासकार हैं
जितने भी अपने को प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब कटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम कह सकता हूं क्योंकि आगे एक चंद्रगुप्त नाम का व्यक्ति और आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम इसका पुत्र था दोस्तों। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अर्थात अब मैं यूं कह सकता हूं कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक रहता है। 350 ईस्वी तक रहता है। अब आगे अगर हम बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसकी 2-3 बातें प्रमुख है, वो अपने को याद रखनी है कि चंद्रगुप्त राजा बनते ही यानी 319 ईस्वी में राजा बना और राजा बनते ही इसने 319 ईस्वी के अंदर एक नया कैलेंडर जारी कर दिया, जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी के अंदर हो गई थी। इसकी पुष्टि कौन करता है? तो एक मुगल इतिहासकार है जिसका नाम है अल ब्रूनी कहता है कि जो शक संवत और गुप्त संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। 241 वर्षों का अंतर है। अब जो शक संवत था वो कब जारी हुआ था? तो दोस्तों वो 78 ईस्वी के अंदर जो कुषाण शासक था एक, जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत लाया था, जो अपने भारतीय जो आगे चलकर अपना राष्ट्रीय संवत के रूप में इसको अपना लिया गया। तो 241 वर्षों का इसमें अंतर था। 241 में अगर आप 78 ऐड करोगे तो शायद 319 हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं मैं कि उस समय क्या था कि एक जाति थी लिच्छवी जाति थी, वो लूटमार के लिए फेमस थी। तो लिच्छवी जाति थी, वो नेपाल साइड में रहती थी, तो वो लूटमार के लिए फेमस थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक समझौतों के साथ अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, क्योंकि जब ये राजा बना था तो इसके जो पूर्वज थे श्रीगुप्त और कटोत्कच, कोई बड़े नाम नहीं थे, कोई बड़े राजा नहीं थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी इसी प्रकार की थी, कोई ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो चंद्रगुप्त ने सोचा, तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोचा कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार तभी कर सकता हूं जब मैं एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाऊं, क्योंकि एक जो साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तो इसने जो ये लिच्छवी थे, इनकी एक कन्या थी, इनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे। इस वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो लिच्छवी थे उन्होंने इसको खूब धन वगैरह दिया था।
तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी का विवाह हो गया था। इसने अपनी जो उत्तरी सीमा थी वो सुरक्षित कर ली, क्योंकि अब लिच्छियों के साथ इसकी क्या होगी, रिश्तेदारी होगी। रिश्तेदारी में आक्रमण नहीं होता था उस समय, आज होता है, वर्ग मीटर है। तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी से एक संतान पैदा हुई, एक संतान पैदा हुई जिसका नाम है साथियों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त की चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है। जिस प्रकार मौर्य वंश के अंदर एक शासक अशोक अपना विशेष स्थान रखता है, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के अंदर ये समुद्रगुप्त बड़ा नाम, बड़ी चर्चा इस पर करने वाली है। तो साथियों, ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, जाति क्या थी, कहां से आए थे, कहां इसका निवास स्थान था, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इस पर चर्चा करनी थी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।